कह रहे हो गया स्टेप 1 पूरा, कर दिए सारे एसेट अकाउंट क्लोज। चलो अब लाइबिलिटीज को भी एक एक करके क्लोज करो। बी केयरफुल, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो टिकिंग बचाएगी आपको। टिकिंग मतलब जैसे जैसे आप आइटम ट्रांसफर करते जा रहे हो बैलेंस शीट में टिक मारते जाओ, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होगा कि सारे आइटम्स जहां जहां जाने चाहिए थे वहां ट्रांसफर हो गए। कोई भी आइटम रह गया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और 20 मिनट लगाने के बाद आपको पता चलेगा, कम से कम अगर बहुत अच्छी स्पीड है तो 20 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। 20 मिनट के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कोई गलती करी है और वो ढूंढना आपके लिए क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। तो उसी टाइम बचाने हैं गलतियां। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या है, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया तो एसेट साइड पे सब पे टिक लगा होना चाहिए था। अब आप लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहे हो, सारी लाइबिलिटीज दे विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सेप्शंस अभी पता चल जाएंगी कौन सी रियलाइजेशन में नहीं होती, बट ध्यान क्या रखना है, जैसे जैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो टिक मारते जाओ। नाउ लाइबिलिटीज हैव अ डेबिट क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। जब उनको क्लोज किया जा रहा है तो लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो गई, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट, क्योंकि आप लाइबिलिटीज क्लोज कर रहे हो तो आपकी बुक्स में लाइबिलिटीज का बैलेंस खत्म हो जाएगा। किस वैल्यू पे ये एंट्री पास होगी, ये सारी एंट्रीज बुक वैल्यू पे होंगी। बुक वैल्यू मतलब वैल्यू अपेयरिंग इन द एज पर द बैलेंस शीट। सर क्या सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी? नो, ऑल लाइबिलिटीज एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। जो फर्म ने पार्टनर से बोरो किया हुआ है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, वो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लियर है? ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट अलग है। क्या कैपिटल बैलेंसेस यहां ट्रांसफर होंगे? नो, कैपिटल बैलेंसेस सेपरेटली दिखाए जाएंगे। क्या करंट अकाउंट बैलेंसेस यहां ट्रांसफर होंगे? नो, वो सेपरेटली दिखाए जाएंगे। क्या रिजर्व्स, अब ध्यान से देखना बेटा, रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है। यहां पे डिसोल्यूशन में आईएफआर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट डिफरेंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन से। तो कौन से रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होंगे? जो फ्री हैं। फ्री, फ्री का मतलब होता है फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट डिपेंड्स कि कोई क्लेम तो नहीं था। आईएफआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोज ऑल द लाइबिलिटीज, क्लोज ऑल द लाइबिलिटी अकाउंट्स बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से ट्रांसफर नहीं होंगे? पार्टनर्स लोन नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बैलेंसेस नहीं होंगे, फ्री रिजर्व्स नहीं होंगे। जनरल रिजर्व है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस है, वो डायरेक्टली कहां चले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ओके, ध्यान क्या देना है, आईएफआर, आईएफआर एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसमें क्या आएंगे, स्पेशल केसेस आएंगे। तो इसमें रूल डिफरेंट है, ठीक है ना? बहुत इजी है, बट बात इजी और डिफिकल्ट की नहीं होती, बात यह है कि डिफरेंट है। आईएफआर आप पार्टनर में ट्रांसफर नहीं करेंगे। डब्ल्यूसीआर में केसेस आएंगे, कुछ में हो सकता है ट्रांसफर कर रहे हो, कुछ में हो सकता है नहीं कर रहे हो, बट मैं कह रहा हूं कि वो जब आएंगे तब आएंगे। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो प्योर फ्री रिजर्व्स होते हैं ना वो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। प्योर फ्री रिजर्व्स, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, जो किसी पर्पस के लिए नहीं बने थे, जनरल है। तो फ्री रिजर्व्स, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व एक्सेट्रा विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप 2, क्लोजर ऑफ लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय सन्ड्री liabilities. Sundry liabilities, bank loan, creditors, very very important, provision for doubtful debts, very very important, investment fluctuation reserve, very very important. स्टार कि जब रूल आएगा तब सीखेंगे ना, उसके साथ सिंपल सा है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में आ सकता है, अगेन उसका जब रूल आएगा तब देखेंगे।
बाकी जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज है वो आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी, मतलब वो सब आएंगे। मैं कोई ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा, आपको आइडिया दे रहा हूँ, तो आपको ये समझ आता है कि क्या नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सारी लाइबिलिटीज यहाँ आएंगी ही आएंगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इज इट अ रिजर्व और अ लाइबिलिटी? इट इज अ लाइबिलिटी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कि सर अगर डेटर्स थे 50,000 और हमने दिखा रखा है कि प्रोविजन है 10,000, अगर हमने ट्रांसफर ही डायरेक्टली 40 करे कि डेटर्स थे 50, प्रोविजन था 10, तो मेरा आ रहा है कितना, नेट 40,000। मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा डेटर्स कितने हैं आपके, 50 या 40? प्रोविजन एक सेपरेट अकाउंट है, प्रोविजन आपने क्रिएट किया हुआ है, क्या वो एक्चुअल बैड डेट्स हैं? नो, डेटर्स आर एट 50,000, एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड एट देयर बुक वैल्यू, तो डेटर्स की बुक वैल्यू 50 है, आप नेट नहीं कर सकते, प्रोविजन साइड में दिखाया जाएगा, लाइबिलिटीज के लिस्ट में डेटर्स जाएंगे एसेट्स के लिस्ट में। ये सब रूल्स अभी आगे आएंगे। इसको बोलते हैं रिजर्व्स एंड प्रोविजंस क्रिएटेड अगेंस्ट एसेट्स, they will not be adjusted against assets, they will be shown separately in the realization account. Again provision for depreciation, अगर हम provision for depreciation maintain कर रहे हैं, depreciation एक दो मेथड होते हैं depreciation के, एक by maintaining provision, एक without maintaining। जो without maintaining है वो तो already depreciation चार्ज हो चुकी है, तो आपके जो बैलेंस शीट में एसेट आ रहा है वो नेट वैल्यू पे आ रहा है, वो उसकी बुक वैल्यू ही है। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो क्या एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस होती है? नो, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। तो आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं, तो प्रोविजन एक सेपरेट लायबिलिटी है, वो अलग से आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस है, नेगेटिव बैंक बैलेंस है। अगर आपके क्वेश्चन में एक ही बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव है, तो वो बैंक बैलेंस ही रहेगा, बैंक अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर आपके दो बैलेंसेस थे, एसेट साइड पे बैंक अकाउंट भी आ रहा है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ रहा है, इन दैट केस बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यहाँ ट्रांसफर होगा। बट ये सब एक्सट्रीम केसेस होते हैं। अभी क्या सीख रहे हैं हम? जनरल। स्टेप 1 क्लोज ऑल द एसेट्स, कौन से कहां ट्रांसफर होंगे ये सीख रहे हैं। स्टेप 2 क्लोज ऑल द लायबिलिटीज, कौन से कैसे ट्रांसफर होंगे, समझ आया? पार्टनर्स लोन सेपरेट अकाउंट बनेगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी एज पर द बैलेंस शीट। कैपिटल का क्या होगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है, अज्यूम कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट होगा तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी एज पर द बैलेंस शीट। अगर कुछ रिजर्व्स थे तो वो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाय जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। कोई भी फ्री रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके। स्टेप 2 क्लोजर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो नॉर्मली रियलाइजेशन में क्या जा रही है, सिर्फ थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जा रही है और कुछ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, कुछ प्रोविजन रिजर्व्स। बाकी लोन सेपरेट अकाउंट, कैपिटल सेपरेट अकाउंट, करंट अकाउंट सेपरेट अकाउंट, कोई फ्री रिजर्व है तो डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कोई भी डाउट? अभी मैंने एक टर्म बोली थी लायबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट का रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब जो भी है सारा रूल फोकस करेंगे, जैसे जैसे कुछ चीजें आएंगी, ऑब्वियसली कुछ एडिशन होगी ना, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अच्छा सर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो वो सब हो जाएगा। लायबिलिटीज थर्ड पार्टी हाँ, मतलब वो थॉट में आई थी। जैसे कि मैंने बताया था ए एंड बी आर पार्टनर्स, थर्ड पार्टी लायबिलिटी से वो थॉट में आया था। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बीज लोन इज इट अ थर्ड पार्टी लायबिलिटी? नो, तो बीज लोन इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली, अ सेपरेट अकाउंट। मिसेस बीज लोन, अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा है मिसेस बीज लोन, तो बी की वाइफ से हमने लोन ले रखा है ना,
इज इट अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी? तो वो इस लिस्ट में आ जाएगा, वो इस लिस्ट में आ जाएगा। तो वो मैं नाम लिखना चाहता हूँ और लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा उसको? स्पाउस, स्पाउसेस लोन। स्पाउस, क्योंकि मिसेज ए पार्टनर है तो ए का लोन, ए पार्टनर है तो मिसेज ए का लोन। लोन फ्रॉम हस्बैंड, मैं सिंपल रखता हूँ कहीं तो, लोन फ्रॉम हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पार्टनर। क्या होता है ये? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, वो इस लिस्ट में आ जाता है। कोई भी डाउट? सिंपल। स्टेप 2, क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज। क्लोज ऑल द लाइबिलिटीज अकाउंट, टिकिंग पे ध्यान रखेंगे।